हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा 2026 का जो पेपर हुआ था, 18 जनवरी शिफ्ट सेकंड का जो पेपर हुआ है, उस पेपर का एनालिसिस करेंगे हम आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। इससे पहले हमने 2 पेपर की एनालिसिस कर रखे हैं, जो कि 18 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का था और 21 जनवरी शिफ्ट सेकंड का था। इसके बाद से 21 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का हम वीडियो लेके आएँगे। वीडियो लाने में थोड़ी देरी हो गई है, तो ठीक है, फिर भी हम लोग इस वीडियो की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एथेनोइक एसिड के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आपके सामने ये 4 कुल कथन दिए गए हैं। इसके आधार पर आपको सही और गलत बताने हैं। एथेनोइक एसिड से संबंधित है, ठीक है, जिसे आप C2H5 COOH लिखते हैं एथेनोइक एसिड को, ठीक है। पहला कथन कह रहा है कि पानी में एथेनोइक अम्ल के 5 से 8% विलयन को सिरका कहा जाता है, ओके। दूसरा है कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, के को केल्विन पढ़ते हैं। तीसरा कथन है कि ठंडी जलवायु में शीत ऋतु में यह जम जाता है, ओके। और चौथा है कि यह कीटोन समजातीय श्रेणी का अम्ल है। तो बेसिकली कीटोन नहीं है, कार्बोक्सिलिक है। ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। COOH जो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक का ग्रुप है, ना कि कीटोन का है। अर्थात चौथा आपका गलत हो जाता है, तो ना सी होगा और ना ही डी होगा। पर ये तीनों सही हैं बिल्कुल, कि इसके विलयन को सिरका कहा जाता है और इसका गलनांक जो है कि वो 290 केल्विन होता है। इसीलिए इसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि शीत ऋतु में, ठंडियों के दिन में ये जम जाता है। तो 1, 2, 3 ये तीनों जो है कि हमारे सही हैं। ऑप्शन ए हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पे दिया गया है। इनमें से कौन विजेता नहीं है? ध्यान देने वाली बात है, आपसे नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए, उमर एम यागी जो कि यूएसए से संबंधित है, ये हैं। रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, इनको भी 3 लोगों को इकट्ठे ये दिया गया था। उसमें जो है कि कितागावा जो कि जापान से संबंधित है, वो भी शामिल है। तो ए बी डी ये तीनों लोग इसमें शामिल थे। और अकीरा योशिनो को जो है कि 2019 में मिला था, 2025 में नहीं मिला था। और इनको जो है कि लिथियम आयन बैटरी के लिए नोबेल मिला था, ओके। तो इसमें से सी नहीं है, क्योंकि आपसे 2025 का पूछा जा रहा है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क वाले, जिसमें कि ये 3 लोग शामिल थे। और अकीरा योशिनो शामिल नहीं थे, क्योंकि इनको 2019 में लिथियम आयन बैटरी के लिए नोबेल मिला था, ओके। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रसिद्ध जैन संत के निर्देशन में भारत की यात्रा की थी? अब बेसिकली आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म को मानते थे। तो पूछा जा रहा प्रश्न कि किस जैन संत के निर्देशन में भारत की यात्रा की थी? तो ध्यान रखिए, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है भद्रबाहु। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो जैन धर्म है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जो है कि 2 मुख्य संप्रदायों में जो है कि विभाजित हो गया था। पहला श्वेतांबर था, जो कि सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। उसके अलावा दूसरा जो इसका संप्रदाय था वो था दिगंबर, जो कि नग्न रहते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे, ठीक है। और इसी दिगंबर संप्रदाय से संबंधित थे भद्रबाहु, जिनके नेतृत्व में जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की यात्रा की थी। तो बेसिकली आपको इसे ध्यान रखना है, भद्रबाहु को, है ना, जो साउथ इंडिया की तरफ चले जाते हैं। और जो स्थूल भद्र या स्थूल बाहु रहते हैं वो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, उत्तरी भारत के अंदर रहते हैं, ओके। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न आपका बिहार में किसान सभा के संस्थापक नेता कौन थे, इससे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। अब देखिए, ये प्रश्न बिहार में काफ़ी फेमस है, ठीक है। बिहार के किसी एग्जाम के अंदर ये किसान सभा के संस्थापक से संबंधित प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिल जाता है। तो सहजानंद सरस्वती, जो कि 1929 में इसकी स्थापना किए थे। तो ऑप्शन डी इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। आपके सामने ये 3 कथन है और आपको सही बताना है, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न है कि 1771 से 1784 तक तिलका मांझी ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। दूसरा है कि बिरसा मुंडा ने संथाल हुल आंदोलन प्रारंभ किया। तीसरा है कि तिलका मांझी ने अगस्तस क्लीवलैंड पर आक्रमण किया, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आप अगर नहीं सुने हैं नाम तिलका मांझी का, तो इनका नाम जानिए। इनका जन्म 1750 में हुआ था। राजमहल की जो पहाड़ी, झारखंड वाला जो इलाका है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्हें हम लोग जबरा पहाड़ी के भी नाम से जानते हैं। इनको ही हम लोग पहले आदिवासी विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है।
ठीक है। और इन्होंने ही अगस्ता क्लीवलैंड को मारा था अपने बाणों से, 1784 में उन्होंने मारा था। इनको 1785 में जो है कि अंग्रेजों ने इनको एक बरगद के पेड़ पे फांसी दे दिया था। तो तिलका मांझी इस टाइप के व्यक्ति रहे हैं। ओके, तो जो पहला है वो सही है, क्योंकि 1771 से 1784 तक तिलका मांझी ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। तीसरा भी सही है कि तिलका मांझी ने अगस्टस क्लीवलैंड पर आक्रमण किया था। तो 1 और 3 सही है। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि संथाल हुल आंदोलन से संबंधित आपको सिद्धू और कानू देखने को मिलेंगे, ना कि बिरसा मुंडा देखने को मिलेंगे। तो 1 और 3 होगा, जो बी नंबर हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बच्चों की मौत से जुड़े कफ सिरप की जांच में कौन सा रसायन चर्चा में रहा। आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित जो आपके सामने कफ सिरप की जो जांच हुई, उससे रसायन जो संबंधित था वो था एथिलीन ग्लाइकोल। आपको ध्यान रखना है, एथिलीन ग्लाइकोल। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है स्वतंत्रता की घोषणा, बोस्टन टी पार्टी, संविधान निर्माण और पेरिस संधि। लॉजिकली अगर आप सोचें तो सबसे पहले कोई पार्टी बनती है एंड उसके बाद से जो है कि सबसे अंत में संविधान का निर्माण होता है स्वतंत्रता की घोषणा के बाद से, यानी 2 सबसे पहले होगा और तीसरा सबसे बाद में होगा। ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इसमें बोस्टन टी पार्टी सबसे पहले गठन हुई, उसके बाद से जो है कि आपको ध्यान रखना है स्वतंत्रता की घोषणा हुई, उसके बाद से जो है कि पेरिस की संधि होती है, फिर संविधान का निर्माण होता है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं का ये एक सही क्रम है। तो ऑप्शन डी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पादप हार्मोन एवं उनके कार्यों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, कुछ प्लांट्स हार्मोन यहाँ पर दिए गए हैं और उनसे संबंधित यहाँ पे कुछ काम दिया गया है। जैसे कॉलम फर्स्ट में ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है और थिलीन है। ठीक है, तो ऑक्सीन का जो काम होता है बेसिकली आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीन जो है कि जड़ निर्माण को प्रेरित करता है पौधों के अंदर। उसके अलावा जो जिब्रेलिन है, ठीक है, जिब्रेलिन वो बेसिकली पत्तियों में अंतरकोशिकीय वृद्धि करता है, यानी ए का 4 और बी का 3। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा इसके लिए करेक्ट होगा। सी जो है कि साइटोकाइनिन जो कि 2 से संबंधित है, वृद्धि को बढ़ावा देता है, और एथिलीन फलों को पकाने में मदद करता है। तो सी इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मौलवी अहमदुल्ला शाह से संबंधित है। ठीक है, कि 1857 में मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने हेनरी लॉरेंस को किस युद्ध में पराजित किया। ध्यान रखना है, चिन्हट का ये युद्ध था जो कि 30 जून 1857 को हुआ था। चिन्हट जो कि लखनऊ के पास में पड़ता है, इसमें इन्होंने अहमदुल्ला शाह का नाम आपको सुनने को मिलता है। तो इसके लिए बी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, अगला प्रश्न जो है कि हमारा है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोगों के लिए किस पौधे का उपयोग किया था। तो ये एक बेसिक सा प्रश्न है कि मेंडल ने किस पौधे का इस्तेमाल किया था। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने क्लास 9 10th की अगर थोड़ी भी साइंस पढ़ाई किया है तो उस वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ये जो है कि मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन डी इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि बंदूक से चली गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे हटती है क्योंकि। अब ये तो एक बेसिक सा प्रश्न है। अगर आप क्लास 9th का अगर आपने न्यूटन्स का 3rd लॉ अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपको सीधा सीधा पता चलता है कि जो एक्शन बराबर क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कि क्रिया प्रतिक्रिया बल समान एवं विपरीत होते हैं, अर्थात ये न्यूटन का 3rd लॉ है कि एक्शन बराबर जो है कि रिएक्शन होता है। तो ठीक है, इसीलिए बंदूक से जब गोली आगे चलती है तो बंदूक पीछे की तरफ झटका मारता है। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन डी इसके लिए हमारा जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न देखते हैं कि एक प्रश्न आपको इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है कि विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए गलत कथन पहचानिए। अब इलेक्ट्रोलाइसिस की जब भी आप पढ़ाई करते हैं या जब भी उसके प्रयोग को आप देखते हैं तो उसमें आपको कुछ पता चलता है कि ऐसे कोई आप एक जार लेते हैं जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक को कैथोड कहते हैं, एक को एनोड कहते हैं। कैथोड उसे बोलते हैं जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होती है, एनोड वाले पे पॉजिटिव चार्ज होती है। प्रश्न है कि गलत कथन को पहचानिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, शुद्ध जो धातु होता है ना उसका पतली परत बनाया जाता है कैथोड का। दूसरा है कि धातु लवण का विलयन विद्युत अपघटन होता है। बिल्कुल ठीक बात है, उसमें जो अपघट्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो एक धातु लवण का एक विलयन होता है। उसके अलावा सी कह रहा है कि धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु एनोड पर जमा होगी। अब देखिए ये जो ऑप्शन ए है जस्ट इसका रिवर्स ऑप्शन बी बात कर रहा है, सी बात कर रहा है बेसिकली। अभी आपने देखा कि कैथोड जो है कि पतली शुद्ध धातु की परत बनाएंगे, तो ये जो शुद्ध धातु होगा ये एनोड पे क्यों जमा हो जाएगा,
भाई इसको भी तो कैथोड पे ही जाना चाहिए ना, तो सी हमारा गलत हो जाएगा। अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। अगर ए ठीक है तो डी भी ठीक होगा, इसीलिए सी हमारा गलत हो जाता है। कैथोड बेसिकली नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिवली होता है। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो भाई वायवी जो श्वसन होता है ना, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो इसके लिए ही ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अवायवी जो श्वसन होता है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। डी इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फंजाई जगत के सदस्य होते हैं। ठीक है, विषम पोषी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए, विषम पोषी यूकैरियोटिक। ठीक है, जो फंजाई होते हैं वो जगत के सदस्य होते हैं, फंजाई जगत के सदस्य होते हैं, विषम पोषी यूकैरियोटिक्स। अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि निम्नलिखित में से कौन गैस के गुण नहीं है। अब ये भी आप 9th का अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें वहाँ पे ये सीधे सीधे प्रश्न मेंशन है। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड और गैस और इनके गुणों के बारे में वहाँ पर सीधा सीधा आपको चीज़ें मेंशन देखने को मिलेगी। तो प्रश्न है कि गैस का गुण नहीं है, तो भाई गैसों का प्रसरण डिफ्यूजन तीव्र है, बिल्कुल तीव्र है। गैस अत्यधिक संपीड्य होती है, बिल्कुल होती है। गैसों के कण उच्च वेग से अनियमित गति करते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कणों के बीच स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है। ठीक है, डी ऑप्शन कह रहा है कि गैसों का निश्चित आकार होता है। भाई देखिए गैस है तो उसका निश्चित आकार तो होने से रहा। ठीक है, ठोस का एक निश्चित आकार होता है। तो ओके, ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा नहीं सही है, क्योंकि डी हमारा नहीं पूछा जा रहा, तो डी कह रहा है निश्चित आकार होता है, जो कि गलत बात है। ओके, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल टेनिस प्रतियोगिता के विजेता कौन है। याद रखना आपको, जानिक सिनर जो कि इटली से संबंधित है वो इसके विजेता रहे हैं। उसके अलावा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए जो कुछ भी है सब ये कालिदास, जैसा अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, ये जो भी है सब कुछ जो है कि कालिदास द्वारा रचित है। लेकिन इस प्रश्न को एडवांस कर दिया गया है, बिकॉज ऑफ इसमें पूछ लिया गया है कि कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है। अब नाटक कह रहा है कि कालिदास द्वारा रचित नहीं है, तो ध्यान देने वाली बात है कुमार संभव जो है कि ये पोयम है, ये सब जो है कि नाटक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, ये तीनों जो है कि पोयम है, और कुमार संभव एक थी, सॉरी ये अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार और मालविका अग्निमित्रम एक की क्या है, ये बेसिकली जो है कि नाटक है, और कुमार संभव जो है कि पोयम है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाता है, ये नाटक नहीं है। ओके, अगला प्रश्न जो है कि कॉरिजेंडम शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है, तो आपको इसे ध्यान रखना है, शुद्धि पत्र। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन ब्लिट्ज खेल में विश्व शतरंज चैंपियन के विरुद्ध खेल ड्रॉ करने वाला भारत का सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी कौन है। इसके लिए जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आरित कपिल। अगला प्रश्न है कि कभी कभी कालिदास का नाम किस अभिलेख में देखने को मिलता है आपको, तो याद रखना है एहोल अभिलेख, जो कि पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा संस्कृत में है ये, तो इसी अभिलेख पे कवि कालिदास का जो है कि आपको नाम देखने को मिलेगा एहोल अभिलेख पे। उसके अलावा जो प्रश्न है वो है ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। ध्यान रखना है तृतीय। ठीक है, अमेरिका और चीन के बाद भारत का स्थान तृतीय है, तीसरा स्थान है भारत का। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो जल शक्ति मंत्रालय। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद का ये प्रश्न कि डैश एक वेबसाइट होती है जिसका उद्देश्य लोगों की व्यक्तिगत राय, रुचियां, शौक आदि साझा करना होता है। तो ब्लॉग एक वेबसाइट होती है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है कि लोगों की व्यक्तिगत राय, रुचियां, शौक आदि साझा करना होता है। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में परितंत्र जिसे इकोसिस्टम अंग्रेजी में कहते हैं का जैविक घटक कौन सा है। तो ये बेसिक सा प्रश्न है, जिसका जो जैविक घटन है वो क्या है, पौधा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको इसके लिए ध्यान रखना है 21 सितंबर को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तालाब की मछलियां पुस्तक के लेखक कौन है, श्री नागा अर्जुन। ऑप्शन डी इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रंग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है। तो अगर आपने ओलंपिक ध्वज को अगर ध्यान से देखा है तो उसमें देखा होगा कि जो गुलाबी रंग है
ऑप्शन सी वो है कि उसमें शामिल नहीं होता, नीला होता है, लाल होता है और काला भी होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है कि भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये देहरादून में स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली जो है कि आपको देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए देखने को मिलेगा, देहरादून। आप मुझे बताइए देहरादून भारत के कौन से स्टेट में आता है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर करिए। अगला प्रश्न कि सभी राष्ट्रीय खेल महासंघ आईओए किससे संबंध है। आईओए का पूर्ण रूप क्या है, तो आई मतलब इंडिया, ओ मतलब ओलंपिक, ए मतलब एसोसिएशन, तो भारतीय ओलंपिक संघ। ऑप्शन डी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न जो है कि वो है कि परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अधिकारी कौन थे, तो याद रखना है मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, ये प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव कौन था, इसके लिए जो आपका आंसर है वो है यूरी गागरिन, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो है कि दूरसंचार विभाग द्वारा साइबर अपराधों से निपटने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, चक्षु। ऑप्शन डी इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने और किस वर्ष की थी, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह प्रश्न है कि इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया था, एजी टेंसल। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए हमारा करेक्ट है। सुजनी कला किस राज्य से संबंधित है, बिहार से संबंधित है सुजनी आर्ट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न नहीं दिया गया था। 2019 में भारत रत्न नहीं दिया गया था, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है, ये बेसिकली प्रश्न जो है इसको हम लोग रहने देते हैं, इसमें प्रश्न के अंदर फ्रेमिंग गलत हो गई है। ये प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से रोकने वाला कानून पारित करने वाला पहला देश कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया, ये काफ़ी न्यूज में था, तो इसे तो आपने करंट अफेयर्स के अंदर या करंट इशू के अंदर आपने इसे पढ़ा ही होगा। ये प्रश्न है कि ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है। ठीक है, ऑस्कर का जो है कि ऑफिशियल नाम क्या है, तो आपको इसको ध्यान रखना है अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट। ऑप्शन बी जो होगा इसके लिए हमारा करेक्ट है। ये प्रश्न है कि आदि महोत्सव 2025 के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शित छऊ नृत्य भी कहते हैं इसे, किस राज्य से संबंधित है, तो झारखंड से संबंधित है। ऑप्शन ए इसके लिए हमारा करेक्ट होगा। अगला है कि जीआई टैग प्राप्त मनिका मलाई पुष्प शिल्प किस राज्य से संबंधित है, तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो है केरल, केरल से संबंधित है ये, ऑप्शन बी। देखिए, ये प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है कि यदि कोई राज्य अन्य राज्यों के मजदूरों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, पॉलिटी का प्रश्न है, तो यह किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए ये है स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप बताइए इसके लिए आर्टिकल कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि संविधान के अंदर इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है। इस प्रश्न को देखिए कि निम्न में से कौन सा खनन क्षेत्र राज्य युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पे कुदेरमुख है जो कर्नाटक में है, बिल्कुल ठीक बात है। कोरापुट जो है कि छत्तीसगढ़ में, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कोरापुट बेसिकली जो है कि उड़ीसा के अंदर है, ना कि छत्तीसगढ़ के अंदर। कटनी मध्य प्रदेश सही है। ऑप्शन डी है कि सिंहभूम झारखंड, ये भी सही है। तो कोरापुट जो है कि आपको उड़ीसा के अंदर होना चाहिए, ना कि छत्तीसगढ़ के अंदर, तो ऑप्शन बी जो है कि सही नहीं है। ओके, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, बहुत बेसिक सा प्रश्न है, डी राजस्थान के अंदर ये लोकेटेड है। ठीक है, ऐसे ही मध्य प्रदेश के, गुजरात के, उत्तराखंड के आपको बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यानों के नाम पता होने चाहिए। यहाँ पे एक है SVEEP, स्वीप कह सकते हैं, किससे संबंधित है, तो अगर इसका सिर्फ फुल फॉर्म आपको पता है तो आप बता देंगे किससे संबंधित है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। यहीं से पता चल गया कि ये भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न देखिए, जिस बिल पे काफ़ी बवाल हुआ था पार्लियामेंट में, अगर आप थोड़ा भी पार्लियामेंट्री डिस्कशंस को देखते हैं तो वहाँ से आपको ये बात पता चल जाएगी और ये प्रश्न का आप जवाब दे दिए होंगे।
प्रश्न जी राम जी करके जो बिल आई थी, जिसे आप विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 कह रहे थे, ग्रामीण के उद्देश्य से संबंधित कौन से कथन सही पूछे जा रहे हैं? दो कथन है। ग्रामीण रोजगार योजनाओं का निजीकरण करना है, यही तो बवाल है, ये नहीं सही है। प्रति परिवार 125 दिनों की ग्रामीण रोजगार की वैधानिक गारंटी है, बिल्कुल ठीक है, 25 दिन बढ़ाए गए हैं। ऑप्शन सेकंड जो है कि सही है, ये हमारा करेक्ट होगा। ये प्रश्न देख लीजिए कि बिहार की जनगणना 2011 से संबंधित ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे विशेषता है और यहाँ पे एक जिला दिए गए हैं। प्रश्न है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बिहार के किस जिले में है? तो कैमूर में है। न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा के अंदर है, बिल्कुल सबसे कम बिहार में जनसंख्या जो है कि शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके अलावा सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा जा रहा है, जो कि गोपालगंज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 1000 मेल पे 1021 जो है कि महिलाएं हैं, तो सर्वाधिक ये लिंगानुपात गोपालगंज में है। चौथा जो है कि सर्वाधिक साक्षरता दर पूछ रहा है, तो ये रोहतास के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप इसे मिलान कर लीजिएगा। ये प्रश्न जो है कि बिहार जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैमूर, ऑप्शन सी। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सर्वाधिक प्रतिशत है? मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना, आपको ध्यान होगा इसके बारे में, जिसकी जड़ें ऐसे पानी में दिखाई दे रही होती हैं। ओके, तो ये ऑप्शन से बताना है कि किस में सर्वाधिक है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर है सर्वाधिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में खरीफ और रबी दोनों मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? आपको पता है, खरीफ जो गर्मी का फसल होते हैं, रबी जो ठंडी के फसल होते हैं, और एक जायद का भी फसल होता है जिसमें सब्जी वगैरह उगाई जाती है। पूछा जा रहा है कि इसमें से गेहूं, बजरा, चना और मक्का में से कौन जो है कि दोनों मौसम में उगाई जाती है? तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर डी है, मक्का। ध्यान रखना आपको, गेहूं जो है कि वो राबी है। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। ठीक है, और सबसे अधिक पूछ लेता तो बिहार हो जाता। ठीक है, चलिए, प्रश्न है कि भारत में खाद्य असुरक्षा का सामना करने की सबसे अधिक संभावना किन वर्गों को होती है? ओके, तो एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रश्न है, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आंसर को रीच कर पाएंगे। क्या है कि भारत में खाद्य असुरक्षा का सामना करने की सबसे अधिक संभावना किन वर्गों को होती है? पहला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि मजदूर, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है कि शहरी असंगठित क्षेत्र में आकस्मिक श्रमिक, बिल्कुल ठीक है, कब बंद हो जाए पता नहीं। तीसरा है कि वेतनभोगी कर्मचारी एवं बड़े किसान। अब लॉजिकली भी सोचेंगे तो इनको कैसे भाई इनका सामना करना पड़ेगा, तो तीसरा हमारा गलत है। इनको अधिक संभावना नहीं है कि जिनको सैलरी मिलती है, जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिस के अंदर कामें करते हैं, जो बड़े किसान हैं, तो इनसे कुछ लेना देना नहीं, तो तीसरा हमारा गलत है। बाकी चौथा है कि SC ST परिवार एवं प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग, ठीक बात है। 1 2 4 जो कि करेक्ट होगा, ये सबसे अधिक संभावना है कि ये वर्ग जो है कि खाद्य सुरक्षा का सामना इन्हें करना पड़े। तीसरा गलत है हमारा। ओके, तो 1 2 4, तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन है, 3 आपके सामने विकल्प आपको दिए गए हैं। देखिए, पहला है कि शहरी झुग्गियों में रहने वाले लोग गरीब हो सकते हैं, ठीक बात है, तभी तो झुग्गी के अंदर रह रहा है। दिल्ली में इससे झुग्गियों की भरमार पड़ी है। ओके, दूसरा है कि दिहाड़ी मजदूर गरीब नहीं हो सकते। अच्छा, तीसरा है कि 2011-12 में लगभग 27 करोड़ लोग गरीब थे। ठीक है, तो इसमें से जो है कि दिहाड़ी मजदूर गरीब नहीं हो सकते। क्यों? गरीब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या ही आंसर दिया जाए, ये प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है कि दिहाड़ी मजदूर गरीब नहीं हो सकते। अरे भाई, गरीब हो भी सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मेरे तरफ से इसका जो आंसर होना चाहिए 1 2 एंड 3 होना चाहिए। आप देख लीजिए, ये डिस्कशन का पार्ट है थोड़ा। अनुच्छेद 21 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? ठीक बात है, तो स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये तो आप पहले ही कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये 308 जो है कि अनुच्छेद 300 के अंदर 301 के अंदर चला गया है। पहले जो है कि ये मूल अधिकार का पार्ट था, क्योंकि अनुच्छेद 21 जो मौलिक अधिकार पूछ रहा है, तो ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ये बेसिकली एक आपको पास लीगल राइट है, तो डी तो होने से रहा। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 21 से संबंधित है। ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा उसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद क्या है आप कमेंट सेक्शन बताइए, और समानता का अधिकार किस में ये भी बताइए। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आया होगा, बी इसका हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्म
जो क्रम दिया गया है ये और मुद्रा के ऐतिहासिक विकास को सबसे सही दर्शाता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो बार्टर ही सिस्टम था, पेपर मनी सबसे पहले तो होगा नहीं, कमोडिटी मनी तो थी नहीं, क्रेडिट मनी तो थी नहीं। सबसे पहले बार्टर, फिर कमोडिटी, फिर मेटालिक, फिर क्वाइन, फिर पेपर मनी, फिर क्रेडिट मनी। ओके, आजकल क्रेडिट मनी का आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलता है आपको। तो ये हमारा इसके लिए करेक्ट होगा, मुद्रा के ऐतिहासिक विकास से संबंधित ये सही है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ग भारत में खाद्य सुरक्षा का सबसे अधिक सामना करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न अभी हमने जस्ट देखा है, गलती से यहाँ दोबारा आ गया है स्क्रीन पे। देखिए ये प्रश्न है कि 2011-12 की तेंदुलकर समिति के अनुमान के अनुसार बिहार और भारत की गरीबी दर की तुलना में कौन सा कथन अधिक सटीक है। तो देखिए बिहार की जो ग्रामीण और शहरी दोनों गरीबी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। ऑप्शन बी इसके लिए हमारा करेक्ट है। ओके, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हमारा इस प्रकार का है, थोड़ा समय दीजिए हमें। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए बिहार राज्य के संदर्भ में। आपके सामने इधर राज्यपालों की सूची है और इधर राष्ट्रपति शासन का वर्ष दिया गया है। ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एक डिफिकल्ट प्रश्न की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर नित्यानंद रामूगो हैं, जगन्नाथ कौशल हैं, AR किदवई हैं और देवकांत बरुआ हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर 1 का सी है। तो नित्यानंद रामूगो जो है कि 1977 में संबंधित थे। ठीक है, अगर आपको इतना ही पता है तो बी हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा का बी, जगन्नाथ 1995 और AR किदवई जो है वो 1972 में थे और देवकांत बरुआ जो है कि आपको ध्यान रखना है, फोर्थ का जो है कि डी होगा 1968 में। ठीक है, तो देवकांत बरुआ डी। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब हमारे प्रश्नों की संख्या ज़्यादा नहीं है, बस यही लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल का सदस्य नहीं होता। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का सदस्य नहीं है। आपको पता ही है गवर्निंग काउंसिल में का जो अध्यक्ष है वो होता है प्रधानमंत्री, और उसके अलावा जो है कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो इसमें राज्यपाल का कोई रोल नहीं है, तो राज्यों के राज्यपाल, तो ये जो होगा वो गवर्निंग काउंसिल का सदस्य नहीं होता है। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल हैं, प्रधानमंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, ये लोग गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं, बाकी राज्यपाल नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके लिए सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा था, तो राज्यों के राज्यपाल नहीं होते। ओके, थैंक यू। तो इतने सारे हमारे प्रश्न थे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए।